हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि हम आप लोग को जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से बता चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में आज आप लोग को गाइस अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। महाजनपद क्या होता है, देखिए महाजनपद हमारे कितने 16 महाजनपद है ना। महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ से। तो महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म से। कहाँ से, अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से ना। तो 16 महाजनपद का उल्लेख है, ठीक है। कितना है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है ना। फिर दूसरा की जानकारी भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से मिलती है। तो जैन ग्रंथ से भी मिलती है, यहाँ पे भी क्या 16 महाजनपदों का उल्लेख है हमारा, ठीक है। फिर तीसरा की जानकारी हमारा अष्टाध्यायी कहाँ से, पाणिनि से मिलती है। तो यहाँ पे पाणिनि से जो मिलती है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि के काम 22 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद 16 महाजनपद में हमारे 14 जो कि क्या है, राजतंत्र है, क्या है, मोनार्की है। 14 क्या है, राजतंत्र है, क्या है, राजतंत्र, क्या मोनार्की, मोनार्की। 14 क्या हमारे राजतंत्र, क्या है, मोनार्की है, ठीक है। और 2 क्या है हमारे गणतंत्र है, जिसको रिपब्लिक बोलते हैं ना। तो 2 हमारे क्या है, महाजनपद रिपब्लिक है, और 14 क्या है, मोनार्की है, राजतंत्र है, ठीक है। तो 2 कौन कौन से, एक मल एक वज्जी। मल और वज्जी क्या है हमारे, मल और वज्जी गणतंत्र है, ठीक है। फिर वज्जी दुनिया का प्रथम गणतंत्र है, ठीक है। वो दुनिया का प्रथम गणतंत्र कौन है, हमारा वज्जी है, ठीक है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। लिच्छियों का शासन था। तो वज्जी की राजधानी क्या हमारी, वज्जी की राजधानी पूछता तो वज्जी की राजधानी हमारी क्या, वैशाली है, ठीक है। तो इस पर किसका शासन था, लिच्छियों का क्या कि शासन था ना, लिच्छियों का क्या था, शासन था। तो हमारा वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। तो वैशाली पे क्या था, वैशाली में क्या है कि रिज्जू, मतलब कि वज्जी की राजधानी क्या, वैशाली। इस पर लिच्छियों का शासन था, ठीक है, लिच्छियों का शासन था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करेगा तो कौन था, मगध था ना। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था ना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। तो ये गाइस हम 16 महाजनपद के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य, ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। येलो बुक है सर की, यहीं से मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊंगा 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में, ठीक है। देखिए गाइस, हमारा पहला क्या, काशी। काशी क्या, काशी की राजधानी क्या, वाराणसी। अंग का क्या है, चंपा, जो कि बार बार पूछता है कि अंग की राजधानी क्या है, चंपा, ठीक है। मगध की क्या है, राजगिरी या गिरिब्रज। क्या है, मगध की क्या है, राजगिरी या गिरिब्रज, ठीक है। मगध की क्या है, राजगिरी या गिरिब्रज। वज्जी की क्या है, वैशाली। वज्जी की क्या है, वैशाली। चेदी की क्या है, सुक्तिमती। चेदी की क्या है, सुक्तिमती। वत्स की क्या है, कौशाम्बी। पंचाग क्या है, उत्तरी पंचाग, ठीक है, या तो दक्षिणी पंचाग, कापिल्य या तो ऐन्त। मत्स्य के क्या है, विराट। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मत्स्य के क्या है, विराट। सूरसेन के क्या है, मथुरा, ठीक है। सूरसेन के क्या है, मथुरा। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर गंधार का तक्षशिला। फिर कंबोज का क्या है, राजपुर या हाटक। कंबोज का क्या है, राजपुर या हाटक, ठीक है। अवंती का क्या है, उत्तरी अवंती या उज्जैनी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अस्मक, दक्षिण भारत एकमात्र जनपद जिसको पोटली। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है कि अस्मक की राजधानी क्या है, पोटली। मल्ल की क्या है, कुशीनगर, पावा। और कौशल की क्या, श्रावस्ती है, तो अयोध्या, ठीक है। तो इसके हमारे के 16 महाजनपद की राजधानी रही, ठीक है। आइए एक बार और इसको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। काशी की क्या है, वाराणसी। काशी की क्या हमारा, वाराणसी। अंग के क्या है, चंपा। मगध के क्या है, राजगिरी या गिरिब्रज। वज्जी के क्या है, वैशाली। चेदी के क्या है, शक्तिमती। वत्स्य के क्या है, कौशाम्बी। पंचांग के क्या है, उत्तरी पंचांग और इच्छोत। फिर उसके मत्स्य के क्या है, विराट। सूरसेन के क्या है, मथुरा। कुरु के क्या है, इंद्रप्रस्थ। गंधार के क्या है, तक्षशिला। कंबोज के क्या है, आहट। अवंती के क्या है, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। अस्मक के क्या है, पोटली। मल के क्या है, कुशीनगर, पावा। कौशल के क्या है, श्रावस्ती, अयोध्या, ठीक है। तो गाइज हम 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में देख लिए। और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन है हमारा, मगध है, मगध जनपद है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य, ठीक है। तो मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कौन है हमारा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य, ठीक है। देखिए मगध साम्राज्य ना, तो मगध साम्राज्य क्या हमारा
कि क्या है, मगध साम्राज्य का वर्णन क्या है, अथर्ववेद में। किससे? अथर्ववेद में। शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध साम्राज्य का वर्णन किसमें? हमारा अथर्ववेद में। क्या है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ना। तो मगध साम्राज्य की राजधानी मतलब कि वर्णन क्या है, अथर्ववेद में है। तो किसमें है? अथर्ववेद में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, मगध साम्राज्य था ना। वर्तमान में स्थिति क्या थी? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल। तो वर्तमान में स्थिति क्या है इसका? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, जो वेस्ट बंगाल है, नहीं हमारा मगध साम्राज्य का है। ठीक है। संस्थापक देखिए मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बृहदत्त है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या है? तो मगध मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हमारे बृहदत्त है। बृहद्रथ बृहद्रथ थे ना। तो उसके बाद बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। तो बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना भी की थी ना। तो मगध साम्राज्य की संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है। बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। पुत्र कौन था? जरासंघ, भारत के सम था। कौन था? जरासंघ, भारत के सम था। पुत्र क्या था? जरासंघ, भारत के सम था। राजधानी थी गिरिब्रज। क्या थी? राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी ना। मगध पर वंश या शासन किया था ना। कौन? मगध पे वंश या शासन किए थे। तो मगध पे वंश या शासन किसने लोग किए थे? 3 किया था। कौन कौन से? 3 शासक किए थे। कौन? 3 वंश था। कौन कौन सा? तो कौन था हमारा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। ठीक है। तो मगध पर शासन करने वाला, तो हम मतलब कि मगध साम्राज्य के बारे में जान लिए। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ था, जो कि बृहद वंश की स्थापना किया था। और मगध पर वंश कितने हुए? 3 थे। 3 वंश थे। कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश ना। तो आइए हम समझते हैं हर्यक वंश, उसके बाद समझेंगे शिशुनाग वंश, फिर मौर्य वंश ना। तो देखिए गाइस, हर्यक वंश हमारा क्या कहता है? हर्यक वंश जो कि 544 बीसी से 412 बीसी तक है ना। हर्यक वंश कितना हमारा? 544 बीसी से 412 बीसी तक है ना। संस्थापक कौन है? हरियर हरियर वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन है गाइस? बिंबिसार है। बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है ना। तो हरियक वंश के संस्थापक कौन है? हमारा बिंबिसार है। तो कौन है? हरियक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है ना। संस्थापक कौन है? बिंबिसार है ना। अन्य नाम क्या है? श्रोणी है। कौन है? अन्य नाम इसका क्या? श्रोणी है। तो बिंबिसार का अन्य नाम क्या? श्रोणी है। इसको टेस्ट में पूछ चुका है कि श्रोणी अन्य नाम किसका? बिंबिसार का अन्य नाम क्या? श्रोणी है। ठीक है। अंग पर अधिकार कर लिया हो। ठीक है। अंग पर अधिकार कर लिया हो। अंग का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया हो। अंग का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया हो। बिंबिसार नीति अपनाई थी। कौन सी? वैवाहिक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? विवाहिक नीति। तो आइए इसको समझते हैं विवाह के बारे में, बिंदुसार के विवाह के बारे में ना। तो बिंबिसार के विवाह ना, बिंबिसार का विवाह महाकोसला से मतलब कि पहला क्या हुआ था? पहला विवाह उसका महाकोसला से हुआ था। पहला विवाह इसका महाकोसला से हुआ था, जो कि कौशल शासक प्रसेनजित की बहन थी। तो जो कि कौशल के शासन प्रसेनजित थे, इनकी बहन थी। कौन थी? महाकोसला। तो कौशल शासन प्रसेनजित की बहन थी कौन? महाकोसला से इसका विवाह हुआ था। इसे दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था ना। तो इसको दहेज में काशी दे दिया था। कौन? प्रसेनजीत ने। तो प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोसला से इसका विवाह हुआ था। किसका? बिंबिसार का। और दहेज में इसको क्या मिला था? काशी मिला था। ठीक है। सेकेंड विवाह इसका हुआ था चेलना से। तो सेकेंड विवाह किससे हुआ था? चेलना से, जो कि चेटक की पुत्री थी। जो चेटक की पुत्री थी, तो उसकी मतलब चेलना, तो उसकी शादी, चेलना की शादी, दूसरा का विवाह इसका हुआ था बिंबिसार का चेलना से। ठीक है। तीसरा विवाह हुआ था क्षेमा से, जो कि मध्य देश की राजकुमारी थी, पंजाब जिसको बोलते हैं। तो पंजाब की क्या थी? राजकुमारी थी। मध्य देश की राजकुमारी थी कौन? क्षेमा। तो क्षेमा से इसका तीसरा विवाह हुआ था ना। तो इसलिए इसको कहते हैं बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो वैवाहिक नीति अपनाई थी। कौन सा नीति अपनाई थी? वैवाहिक नीति। ठीक है गाइस। उसके बाद आइए नोट में देखते हैं हमारा कि बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को मानता था, बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था ना। तो बिंबिसार जो था पहले बौद्ध धर्म को मानता था, और बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था ना। तो बिंबिसार क्या था? पहले बौद्ध धर्म को मानता था, बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है। तो क्या करता था? बौद्ध धर्म मानता था, फिर चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया। ठीक है। तो ये रहा बिंदुसार के मतलब कि उस बिंदुसार का जो बेटा था ना, जिसको दर्शक था, तो बिंदुसार का बड़ा बेटा क्या था? दर्शक था। कौन है? दर्शक था। तो दर्शक को क्या बना? उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन अजातशत्रु खुद मतलब कि अजातशत्रु क्या करता था? खुद मतलब कि उत्तराधिकारी बनना चाहता था, जो कि छोटा बेटा था। ठीक है। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने बेटा बिंबिसार की ही हत्या कर दी। तो बिंबिसार की हत्या कर दी, तो अजातशत्रु ने हत्या कर दी। और उसके बाद
बिंबिसार ने अपने बड़े बेटों दसों को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु ने हत्या कर दी बिंबिसार की, ठीक है। तो अजातशत्रु ने हत्या करके गद्दी पे बैठा, ठीक है। तो बिंबिसार ने बड़े बेटे दशक को, वही बात है, ठीक है ना, अजातशत्रु ने हत्या कर दी, हत्या करके फिर अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अजातशत्रु को क्या कहा है, अजातशत्रु को क्या गया, पितृहंता शासक कहेंगे ना। तो अजातशत्रु को क्या कहेंगे, पितृहंता शासक, या हर्यक वंश को भी हम क्या कहते हैं, पितृहंता शासक। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने बिंबिसार को ही मार दिया, इसलिए इसको कहते हैं प्रीतिहंता वंश, ठीक है। इसको कहते हैं हर्यक वंश को ही प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये अजातशत्रु के बारे में देखते देखिएगा। अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था 452 बीसी से लेकर 460 बीसी तक, कितना, 452 से 460 बीसी तक। अन्य नाम था इसका क्या था, कुड़िक, प्रीतिहंता इसको कहते हैं, पितहंता बोलते हैं ना। तो अन्य नाम इसका क्या था, कुड़िक। तो अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था, कुड़िक। इसको ये या तो इसी को क्या बोलते हैं, पितहंता बोलते हैं, ठीक है। पिता की हत्या की थी बिंबिसार की, ठीक है। उसके बाद क्या था, माता का नाम था महाकोसला। तो महाकोसला के भाई कौन थे, प्रसेनजीत थे ना। तो उसके बाद तो प्रसेनजीत ने क्या किया था, जब बिंबिसार ने महाकोसला से शादी किया था, तो प्रसेनजीत ने दहेज में काशी दे दिया था। बट उसी काशी के लिए प्रसेनजीत ने फिर युद्ध किया। किस पे युद्ध किया, अजातशत्रु पे। तो अजातशत्रु पे युद्ध करके काशी को छीनना चाहा, काशी को लेना चाहा। तो प्रसेनजीत युद्ध हार गया। तो फिर जब युद्ध हार गया प्रसेनजीत ने, तो अपनी पुत्री वारिजा से अजातशत्रु की शादी करा दी। तो देखिएगा जी यहाँ पे, मतलब जो अजातशत्रु का पिता था, मतलब खुद, मतलब समझो कि अपने मामा से, जो प्रसेनजीत थे इसके मामा थे, तो अपने मामा इस पे युद्ध किए काशी के लिए, जो काशी दहेज में दिए थे उसके लिए युद्ध किए। अब फिर बाद में क्या किया कि वो प्रसेनजीत जो इसके मामा थे वो हार गए। अब बाद में अपनी पुत्री वरीजा की शादी अजातशत्रु से ही कर दी। तो किसके बाजीरा, तो वजीरा की शादी अजातशत्रु से कर दी, कौन, हमारे प्रसेनजीत ने। तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी किसे, बिंबिसार से की थी, और अपनी बेटी की शादी बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु से कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जैन धर्म को मानता था, जो अजातशत्रु था वह जैन धर्म को मानता था। तो पहले हमारा बिंबिसार भी क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी मतलब चेलना के कहने पर वह जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो अजातशत्रु भी क्या था, जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु किसको मानता था, जैन धर्म को मानता था ना। हत्या इसके पुत्र अब देखिए, बिंबिसार के हत्या इसी के बेटा अजातशत्रु ने कर दी। अब अजातशत्रु की हत्या इसी के बेटा उदय ने कर दी। तो क्या होता है, इसीलिए इसको, इस हर्यक वंश को क्या कहते हैं, पितहंता वंश कहते हैं ना। इससे मतलब वो अपने पिता को मार दिया, वो अपने पिता को मार दिया, ठीक है। तो अब बिंबिसार की हत्या तो अजातशत्रु ने कर दी, बस अजातशत्रु की संख्या उसके बेटे ने, उदय ने कर दी ना। तो फिर अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदय ने कर दी, ठीक है। उदय ने कर दी। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा स्टिक बना कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, इसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु की हत्या इसके बेटे उदयन ने कर दी, ठीक है। फिर उदयन ने करके अब फिर उदयन आता है गद्दी पे, ठीक है। तो उदयन कब आया, 460 से 444 बीसी तक ना। इसको बोलते द्वितीय पितहंता कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि दूसरे पितहंता किसको कहते हैं, तो द्वितीय पितहंता वंश कहा जाता है किसको, उदयन को। क्योंकि पहले बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था, अपने बेटे पापा अपने मतलब पिता को, फिर अजातशत्रु को उसी के बेटे ने, उदयन ने मार दिया था, ठीक है। तो इसको कहते हैं द्वितीय पितहंता कहा जाता है ना। ये नगर स्थापना किया था कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र राजधानी बना लिया था। तो कहाँ पे, कुसुमपुरा पाटलिपुत्र क्या कहता है, राजधानी बना लिया था ना। पुत्र क्या था, अनिरुद्ध था, मुंडा था, नागदशक था। कौन था, अनिरुद्ध था, मुंडा था, नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। हत्या किसने की थी, मंत्री शिशुनाग ने। तो देखिए, अब पूछता गाइस, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो पूछता है यहाँ पे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था हमारा। तो हर्यक वंश को हम पितहंता वंश कहते हैं। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या था, नागदशक था, जो कि मंत्री था। मंत्री किसका था, शिशुनाग का। शिशुनाग क्या था कि मंत्री था। अब बाद में हर्यक वंश के उदयन, मतलब कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, हत्या कर दी मंत्री शिशुनाग ने हत्या कर दी, ठीक है ना। तो इसके
तो जब इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, ठीक है ना, तो नागदशक जो था इसका पुत्र था ना, उदयन का क्या था कि पुत्र था। उदयन का पुत्र कौन था? उदयन के मतलब कि 3 पुत्र थे, पहला था अनिरुद्ध था, दूसर का मुंडा था, तीसर का नागदशक था। तो नागदशक क्या था? अंतिम था, तो अंतिम था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। फिर नागदशक के ही मंत्री था, नागदश के ही मंत्री था शिशुनाग। तो नागदशक का ही मंत्री कौन था? शिशुनाग ने। फिर शिशुनाग ने क्या किया न, मतलब नागदशक को मार दिया। तो यहाँ से नागदशक को मारने के बाद क्या किया ना, पूरे ही क्या किया वो, मतलब कि पूरे ही मतलब उस मतलब कि साम्राज्य को मतलब कि तहस कर दिया। फिर उस साम्राज्य को तहस करके क्या अपना भाई नागवंश की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जब उदयन के पुत्र को जब उनके उसी के मंत्री ने शिशुनाग ने जब मार दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, मगध साम्राज्य क्या हुआ, खत्म हो गया। और फिर यहीं से आया हमारा क्या, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो पूछता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने? शिशुनाग ने। किसकी हत्या करके? नागदशक की। तो फिर पूछता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश को यहीं से समाप्त कर दिया, ठीक है। फिर आता है शिशुनाग वंश तक। तो शिशुनाग वंश हमारा आता है 412 बीसी से 394 बीसी तक, ठीक है। तो आइए गाइस देखते हैं शिशुनाग वंश ना। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो नागदशक था, जो कि उदयन का बेटा था। किसका? उदयन। उदयन का क्या था कि उदयन का पुत्र था, ठीक है। उदयन का पुत्र था, उदयन का पुत्र था। तो उदयन का बेटा था जो कि नागदशक था। तो उसी को मतलब ये क्या था, अंतिम शासक था, उसको ये उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की शिशुनाग ने। राजधानी क्या बनाई थी? वैशाली बनाई थी। राजधानी क्या बनाई थी? वैशाली बनाई थी, ठीक है। फिर ने अवंती शासक प्रघोत को हराया था। फिर क्या, शिशुनाग वंश ने अवंती के शासक प्रघोत को हराया था। किसको हराया था? प्रघोत को। फिर उसका उत्तराधिकारी मतलब कालाशोक को बनाया। किसको बनाया? कालाशोक को उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। कालाशोक को उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट की, फिर आता है कालाशोक ना। तो कालाशोक हमारा आता है, तो कालाशोक ना राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र ना। तो कालाशोक क्या राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी ना। तो कालाशोक के कितने बेटे थे? कालाशोक के 10 बेटे थे। अंतिम शासक कौन बना था? नंदीवर्मन बना था ना। तो कालाशोक जब आया तो कालाशोक ने क्या बना था कि शिशुनाग वंश में, जबकि मतलब कि जो शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ठीक है ना। तो उसने अपने मतलब बेटे को उत्तराधिकारी बनाया कालाशोक को, ठीक है ना। फिर कालाशोक जब उत्तराधिकारी बना तो राजधानी क्या बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। तो कालाशोक के कितने बेटे थे? 10 बेटे थे ना। तो उसमें से अंतिम शासक कौन बना था? नंदीवर्मन बनाया था। क्या बना था? नंदीवर्मन ना। तो नंदीवर्मन की हत्या कर दिया कौन? महापद्मनंद ने। तो महापद्मनंद ने क्या किया? तो नंदीवर्धन की हत्या कर दिया। तो नंदीवर्धन की हत्या कर दिया कौन? महापद्मनंद ने। नंदीवर्धन हत्या करके महापद्मनंद ने, जो कि मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, कौन था? नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन की हत्या कर दिया कौन? महापद्मनंद ने। आगे क्या किया? मतलब कि महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना करता है ना। तो महापद्मनंद ने नंदीवर्धन के मतलब की हत्या करके यहाँ से शिशुनाग वंश समाप्त करके नंद वंश की स्थापना करता है। तो नंद वंश की स्थापना कौन करता है? महापद्मनंद ने। तो नंद वंश की स्थापना कहाँ करता है? महापद्मनंद ने। तो नंद वंश कब से था? 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक था, ठीक है। संस्थापक कौन था? हमारा महापद्मनंद था ना। समकालीन किसके था? पाणिनि के समकालीन था, ठीक है। अन्य नाम क्या था? उग्रसेन। ये मतलब इसका अन्य नाम क्या था? उग्रसेन था। उसके बाद क्या था? एकरात था, उग्रसेन था, और उसके बाद सर्व सारक था। फिर परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। तो महापद्मनंद को क्या माना जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। तो महापद्मनंद को क्या माना जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। ये किसके समकालीन था? पाणिनि के समकालीन था। क्या? पाणिनि के क्या हुआ था? समकालीन था। कौन? नंदवंश। नंदवंश किसके समकालीन था? पाणिनि के समकालीन था। तो फिर इसका अंतिम शासक कौन बना था? घनानंद। अंतिम शासक कौन बना था? घनानंद। कौन बना था? घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन बना था? घनानंद। तो इसको भी गाइस बार बार पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था।
तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था ना। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि कौटिल्य चाणक्य को दरबार से निकाल दिया था। कौटिल्य चाणक्य को दरबार से निकाल दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य देखे थे, अन्य नाम किसका था? अग्रमीज था। इसी समय 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो गाइस यहाँ पे जो नंद वंश का जो कि शासक था कौन? महापद्मनंद था। तो ये क्या था? एक बहुत ही क्रूर नेता था। क्या? बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही क्रूर। और इसका अन्य नाम क्या था? उग्रसेन था, एकराट था, सर्वसाक्षर था। मतलब समझो कि बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूर और बहुत ही मतलब कि बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही घमंडी राजा था इसको बोले तो। कौन था? नंद वंश का महापद्मनंद था। ठीक है, नंद वंश का कौन था? महापद्मनंद था। तो ये किसा? परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है इसको। तो परशुराम का दूसरा अवतार किसको माना जाता है? महापद्मनंद को माना जाता है। इसके समकालीन कौन था? पाणिनि था। तो अंतिम शासक इसका क्या था? घनानंद था। तो घनानंद था, तो इसके अंतिम शासक घनानंद था। तो घनानंद भी क्या था? बहुत क्रूर था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन? घनानंद था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, घनानंद। तो घनानंद भी बहुत क्रूर शासक था, बहुत ही घमंड, बहुत क्रूर शासक। तो इनके दरबार में जब इसी समय सिकंदर का जब आक्रमण चला था, तो आए थे मतलब कौटिल्य इसके दरबार में आए थे, जिसको चाणक्य बोलते हैं। तो कौटिल्य इसके दरबार में आए थे, तो इनको चाणक्य बोलते थे। तो इसने कहा था कि आप यहाँ पे मतलब कि दरबार में बैठ के मतलब कि राजा के बैठ के आप देख रहे हैं वहाँ से सिकंदर की सेना आ रही आक्रमण करने वाली है। तो ये क्या किया था ना कि मतलब घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, ये कौटिल्य की क्या किया था ना कि जिसे बोलते हैं बेइज्जती। तो कौटिल्य की बेइज्जती करके इसको दरबार से निकाल दिया था, मतलब उसको उनको बोल के। तभी कौटिल्य चाणक्य ने वहाँ से प्रण लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का जब तक सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो वही जो कि जब कौटिल्य जब चाणक्य ने वहाँ से जब गुजर रहे थे ना, तो उसने एक लड़का को देखे थे। तो वो लड़का क्या करता था? अपना पत्थर के ऊपर बैठकर सभी जितने बच्चे थे उसको क्या करता था? आर्डर देता था कि ये करो वो करो। तो वो देखें तो चाणक्य ने उस लड़के को देखे, तो उनके अंदर वो क्या हुआ कि राजा की क्वालिटी नजर आई। ठीक है, उस लड़के के अंदर। तो वो लड़का कौन था? वो लड़का कोई और ना तो था चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य ने देखे थे, तो उनको देखने के बाद उनको क्या हुआ कि राजा की तरह इसको लगा कि राजा का गुण उसके नजर याद आया। तो उसने कहा कि वो चाणक्य क्या किए? उस चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए। तो ले गए तो उनको क्या हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए तो उनको ले जाके क्या किए कि मतलब हर चीज़ सिखाएं उखाएं अच्छी अथु किए। और फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब नंद वंश का क्या है कि मतलब विनाश का कारण बने कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त ने बाद में नंद वंश को उखाड़ फेंके थे, किसके? चाणक्य के कहने पर। और चाणक्य के उखाड़ के फेंकने के बाद नंद वंश को फिर स्थापना की थी किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका मतलब मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से क्या हुआ? घनानंद का विनाश खत्म हो गया था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त ने नंद वंश को क्या हुआ? समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो वहां से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो हम क्या देखेंगे फिर? मौर्य वंश। ठीक है गाइस। तो क्या है? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य के कहने पर घना मतलब कि जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की है। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो वहाँ पे मौर्य वंश देखते हैं 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक था। क्या? 322 बीसी से 185 बीसी तक। संस्थापक कौन है मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने माता मूर के नाम पर मौर्य वंश स्थापना की थी। अपने माता मूर के नाम पर, इनके माता का नाम था क्या था? मूर। तो उन्हीं के नाम पर यह क्या गए थे? मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन? संस्कृत के मौर्य से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक किए थे ना। क्षत्रिय कौन थे? जैन ग्रंथी थे, बौद्ध ग्रंथी थे ना। मैं श्रमिक बताया था ना। उसके बाद देखिए शूद्र कौन थे? मुद्रा राक्षस, विशाखा, विष्णु पुराण लेखक श्रीप्रास ऋषि थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान यहाँ से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान ना सेंड्रोकोटस के रूप में विलियम्स जोन द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा में? ये पूछता है कि चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस मतलब विलियम जोन द्वारा। ठीक है ना। और उसके बाद चंद्रगुप्त को ही मतलब पहचान को ही सेंड्रोकोटस है। कौन है? तो चंद्रगुप्त की मौर्य की पहचान ही सेंड्रोकोटस है। क्या है? सेंड्रोकोटस है।
गाइस देखिए 500 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हुआ कि युद्ध हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ कि हार गया। तो जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो अपनी बेटी हेलेना, तो कौन है अपनी बेटी हेलेना, तो अपनी बेटी हेलेना की जो कि कार्नेलिया की शादी क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट में दे दिए थे। तो कौन थी, सेल्यूकस निकेटर जो थे हार गए, तो अपनी बेटी हेलेना जो कि कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट में दे दिए थे। और उसके बाद राजदूत बन के कौन आया था, सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को भेजा था। तो कौन के राजदूत जो कि सेल्यूकस निकेटर थे वो मेगास्थनीज को क्या हुआ था, राजदूत बना के भेजे थे। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था ना, तो मेगास्थनीज जो प्रश्न बार बार पूछता है, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ना। किसके, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी को जब हेलेना मतलब कि शादी के मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी गिफ्ट में दे दिए थे, तो इसको राजदूत बना के भेजे थे, किसको, चंद्रगुप्त मेगास्थनीज को। ठीक है, अब मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया, ठीक है ना। फिर तो मेगास्थनीज ने बुक लिखा था, कौन, इंडिका, जो कि आर्थिक और राजनीतिक मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है ना। तो चंद्रगुप्त ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। चंद्रगुप्त ने क्या हुआ, बुक लिखा, कौन सी, इंडिका, जो कि आर्थिक और राजनीतिक थी ना, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है ना। तो यहाँ से आएगा चंद्रगुप्त के बीजे, तो चंद्रगुप्त के बीजे की बात करेंगे हम, तो कौन सा, बंगाल बीजे की जानकारी कहाँ से मिलती है, माँ स्थान अभिलेख मिली थी, प्राप्त हुआ तो बोगरा जिले से। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम इस क्लास को यहीं से विराम देते हैं, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त विजय के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बिंदुसार, बिंबिसार हम लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि हर्षक वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। उसके बाद बिंबिसार होते हुए अशोक पढ़ेंगे, अशोक मौर्य, उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक, फिर कलिंग, फिर उसके बाद पढ़ते हुए इसी तरह धीरे धीरे हम क्या हुआ, हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कहाँ पे, चंद्रगुप्त के विजय। तो चंद्रगुप्त के विजय के बारे में इस क्लास को हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।